चलिए भी आज शुरू करते हैं फेमा का फटाफट से ऑडियो रिवीजन। फेमा सबसे पहले आपको पढ़नी है पीआरआई की डेफिनेशन। पीआरआई की डेफिनेशन क्या बोलती है भी, अगर आपने पिछले साल 182 डेज से ऊपर गुजारे हैं इंडिया में तो इस साल आप पीआरआई हैं। ठीक है ना, इस साल पीआरआई बनने के लिए पिछले साल का देखना पड़ेगा 182 डेज से ऊपर आपने गुजारा है या नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप देश छोड़ते हैं किसी 4 कारणों से, 4 रीजन से। पहला रीजन है बिजनेस एवोकेशन, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट, तीसरा है कि जहां भी आप जा रहे हैं स्टे, बट स्टे का जो पीरियड है वो अनसर्टेन है, कब वापस आएंगे पता नहीं। चौथा है आरबीआई का मास्टर सर्कुलर है 45/2003 कि भैया अगर आप देश छोड़ रहे हैं फॉर हायर स्टडीज, 4 कारणों से अगर आपने देश छोड़ा, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट या फिर हायर स्टडीज या फिर आपने अनसर्टेन पीरियड, जैसे ही आप देश छोड़ोगे देश आपको छोड़ देगा। मैं सिंपल कहता हूँ, द डे यू विल लीव इंडिया, इंडिया विल लीव यू। जैसे ही आप देश छोड़ोगे पीआरओआई बन जाओगे। ठीक है ना, भले आप पिछले साल 200 दिन इंडिया में रहो, अगर देश छोड़ते हैं इन 4 कारणों से आप पीआरओआई बन जाएंगे। उल्टा, एक व्यक्ति अगर पीआरओआई था, मान लो डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया में रहता है, अगर इंडिया आता है इन 3 कारणों से, बिजनेस वोकेशन, एम्प्लॉयमेंट या फिर इंडिया आता है फॉर स्टे फॉर अनसर्टेन पीरियड, जिस दिन वो इंडिया आएगा डेविड वार्नर उस दिन वो पीआरआई बन जाएगा। तो जिस दिन इंडिया आएगा उस दिन वो पीआरआई बन जाएगा। और डेफिनेशंस भी है, बट पहले मैंने आपको पीआरआई की डेफिनेशन बताई है। इसके बाद चलते हैं भैया करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में, फिर बात करेंगे कैपिटल अकाउंट की, फिर बात करेंगे बच्ची कुछ डेफिनेशन की। देखो जी, जहां तक करंट अकाउंट की बात है, करंट अकाउंट में तो आपको 2-3 चीजें पढ़नी है। पहली बात पढ़ना है मीनिंग, दूसरी बात आपको पढ़ना है विड्रॉल कहाँ पे सीजी की अप्रूवल लेनी है, विड्रॉल कहाँ पे आरबीआई की अप्रूवल लेनी है, और विड्रॉल जहां पे आपको फॉरेन एक्सचेंज अलाउड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी जी, पहले बात करते हैं मीनिंग की। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन वो जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है। और ध्यान रखना, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में 4 चीजें आती हैं। पहला, पेमेंट जो आप करेंगे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, फॉरेन ट्रेड में, कोई भी शॉर्ट टर्म बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटीज, आपने चाइना से पेन ड्राइव इंपोर्ट की, आपने 40 दिन का क्रेडिट पीरियड मांगा, अगर आप वो पेन ड्राइव इंपोर्ट करते हैं चाइना से, वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। दूसरी बात, अगर आपने कोई लोन लिया, लोन पे इंटरेस्ट दोगे, इंटरेस्ट, तो वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। तीसरा, अगर आपकी फैमिली रहती है, आपके स्पाउस, आपके चिल्ड्रन, आपके पेरेंट्स इंडिया से बाहर रहते हैं, उनके रहन सहन के खर्चे आप बेयर करना चाहते हैं, चाइना से आप आए हैं इंडिया में आप रह रहे हैं, आपकी फैमिली चाइना में रहती है, चाइना में अगर आपकी फैमिली रहती है उसके खर्चे आप बेयर करना चाहते हो, जो खर्चे आप उसके लिए देंगे वो कह रहे हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। और चौथी बात, फॉरेन ट्रेवल एजुकेशन, एक व्यक्ति यहाँ से ट्रेवल करता है बाहर, घूमने के लिए आप जा रहे हैं, एजुकेशन के लिए आप जा रहे हैं, जो भी खर्चे आप करेंगे वो कहलाएगा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट में आगे भैया 4 चीजें, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, आपने लोन पे इंटरेस्ट दिया, आपके लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ द पेरेंट स्पाउस, ये सब, और चौथी बात आपने फॉरेन ट्रेवल एजुकेशन किया। अब आते हैं भैया करंट अकाउंट में। सबसे पहली बात, कहां पे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन, प्रोहिबिटेड। मैं सिंपल बोलूंगा भैया आपको, पहली बात रेड पॉपकॉर्न, आर से रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, उसके लिए अगर आप कमीशन देना चाहते हैं अलाउड नहीं है। ई से इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जॉइंट वेंचर या होली ओन सब्सिडरी इंडिया से बाहर, अलाउड नहीं है। डी से अगर आपको पैसा देना है उस कंपनी वो डिविडेंड देना चाहती है जिस पे डिविडेंड बैलेंसिंग लगता है। चौथी बात, अगर आप लॉटरी टिकट परचेज करना चाहते हैं, पी से परचेज ऑफ लॉटरी टिकट, बैंड मैगजीन। फिर ओ आ गया, ओ से जो भी पैसा आप लॉटरी विनिंग का इंडिया में जीतते हो, अगर इंडिया वाला पैसा आप बाहर ले जाना चाहते हो, अलाउड नहीं है सर फॉरेन एक्सचेंज के लिए निकालना। पी से पर्सन रेसिडेंट ऑफ नेपाल भूटान, उस व्यक्ति के साथ आप डील करना चाहते हैं, नेपाल भूटान के व्यक्ति के साथ, अलाउड नहीं है। फिर सी से अगर कॉल बैक सर्विस के लिए पैसा देना चाहते हैं वो अलाउड नहीं है। ओ से आउट ऑफ राइसिंग राइटिंग, रेसिंग राइटिंग का पैसा आपने इंडिया में जीता, सोच रहे हो ये पैसा कन्वर्ट करके यूएसडी में बाहर ले जाओ, अलाउड नहीं है, उसके लिए यूएसडी लेना, फॉरेन एक्सचेंज अलाउड नहीं है। आर से अगर कोई भी एनआरएसआर अकाउंट है, उसकी इंटरेस्ट इनकम है, वो आप बाहर ले जाना चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट इनकम हो रही है इंडियन रुपी में, आईएनआर में, वो सोच रहे हैं आप यूएसडी में ले जाएं, अलाउड नहीं है। एन से फिर अगेन नेपाल भूटान ट्रेवल करना चाहते हैं, अलाउड नहीं है। रेड पॉपकॉर्न इज निमोनिक, इन सारे पर्पस के लिए फॉरेन एक्सचेंज आपको प्रोहिबिटेड है सर, अलाउड ही नहीं है। दूसरा वो केस जहां पे फॉरेन एक्सचेंज मिल तो जाएगा लेकिन सीजी से पूछना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी, शेड्यूल 2, शेड्यूल 1 प्रोहिबिटेड, शेड्यूल 2 विद द अप्रूवल ऑफ सीजी, कब कब। कल्चरल टूर के लिए आपको पूछना पड़ेगा एचआरडी मिनिस्ट्री से, और स्पोर्ट्स इवेंट के लिए आपको पूछना पड़ेगा एचआरडी मिनिस्ट्री से। एचआरडी मिनिस्ट्री के अपने अपने भैया ध्यान रखना डिपार्टमेंट है। अगर आप कल्चरल टूर की बात करें, कल्चरल टूर के लिए आपको पूछना पड़ता है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर। अगर आप बात करें स्पोर्ट्स इवेंट के लिए, इससे आपको पूछना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। एक बात ध्यान रखना, स्पोर्ट्स इवेंट के लिए नहीं पूछना एचआरडी मिनिस्ट्री से, कब, दो बातें, दो एक्सेप्शन। पहली बात, अगर स्पोर्ट्स इवेंट में पैसा जो खर्च कर रहे हो वो यूएसडी से 1 लाख से ऊपर नहीं जा रहा है, अगर आपको लग रहा है भैया वो 1 लाख यूएसडी से ऊपर जाएगा तभी पूछना, अगर 1 लाख यूएसडी तक जाएगा तो पैसा खर्च कर, आपको पूछने की जरूरत नहीं किससे, एचआरडी मिनिस्ट्री से। दूसरी बात एक और, अगर कोई भी पैसा कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल की बॉडी कराती है उसको पूछने की जरूरत नहीं है। अगर बीसीसीआई बाहर मैच कराएगी, आईपीएल कराती है अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, उसको पूछने की जरूरत नहीं है, भले वो 1 लाख से ऊपर खर्च करे तब भी पूछने की जरूरत नहीं है। अन अकेडमी स्पोर्ट्स लेवल बॉडी नहीं है, इंटरनेशनल बॉडी नहीं है, अगर ये खर्च करवा रही है, मान लो फॉर एग्जाम्पल 90,000 यूएसडी, इसको पूछने की जरूरत नहीं है। 1 लाख तक पूछने की जरूरत नहीं है, इंटरनेशनल लेवल, स्टेट लेवल बॉडी को पूछने की जरूरत
नहीं है। तीसरा, अगर आप एडवर्टीजमेंट देते हैं बाहर की प्रिंट मीडिया में, फॉरेन प्रिंट मीडिया में, तो आपको पूछना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। दो केस में चार्डी मिनिस्ट्री, दो केस में फाइनेंस मिनिस्ट्री से। फाइनेंस में अगर प्रिंट करते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो पूछना पड़ेगा। उसके भी दो एक्सेप्शन है। पहली बात, अगर आप प्रिंटिंग करवा रहे हैं इंडिया में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और तीसरा इंटरनेशनल बिडिंग के लिए, या जो आप खर्चा कर रहे हैं फॉरेन प्रिंट मीडिया में एडवर्टीजमेंट का, वो 10,000 यूएसडी से ऊपर नहीं है, तो आपको फिर पूछने की जरूरत नहीं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। दो एक्सेप्शन है, 10,000 यूएसडी, या आप कर रहे हैं टूरिज्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, इंटरनेशनल बिडिंग के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से और कब पूछेंगे सर? मेंबरशिप अगर दे रहे हैं P&I क्लब की, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पूछना पड़ेगा। दो हो गए एचआरडी मिनिस्ट्री, दो हो गए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब वाला आता है भैया मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट से पूछना पड़ता है तीन केस में। पहला है अगर आप इनलैंड वेसल का भाड़ा देना चाहते हैं, फ्राइट, तो आपको देना पड़ेगा सर, पूछना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट से, ठीक है ना। एक और है भैया, अगर आप कंटेनर मंगवाते हैं, मान लो मलेशिया से आपने इंपोर्ट किया लैपटॉप, अब आपके लैपटॉप आपके खाली करने की जगह नहीं थी, अब कंटेनर आपने रोक लिया, तो जो एक्सपोर्टर है आपका, तो आपको बोल रहा है भैया कंटेनर के चार्जेस देने पड़ेंगे, आप दे रहे हैं, देने तो पड़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज में, किससे पूछना पड़ेगा? अगेन मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट से। तीसरा, अगर आप इंपोर्ट जो पैसा करते हैं, गुड्स करते हैं, अगर इंपोर्ट का पैसा आपको देना है, जो इंपोर्ट आप कर रहे हैं बाय ओशियन ट्रांसपोर्ट, उसके लिए पूछना पड़ेगा सरफेस ट्रांसपोर्ट से। तो सरफेस ट्रांसपोर्ट से पूछना है तीन केस में, इनलैंड वेसल, कंटेनर के चार्जेस, और इंपोर्ट बाय एशियन ट्रांसपोर्ट। अब आता है भैया हायरिंग चार्ज और ट्रांसपॉन्डर। ट्रांसपॉन्डर जिसके थ्रू आप अपने चैनल वगैरह चला रहे हैं टीवी के, ट्रांसपॉन्डर के अगर हायरिंग चार्ज आपको देने हैं, या आपको देना है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के चार्जेस देने हैं आपको, जो टीवी चैनल चला रहे हैं वो सब कर रहे हैं, उसके आपको पूछना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और आईटी से। मतलब एक एक चीज ऐसी जहां दो मिनिस्ट्री से पूछना पड़ता है। साथ में अगर आप मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, उस केस में आपको पूछना पड़ेगा किसी से भी नहीं, आपको सिंपल लेना है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, डीजी शिपिंग से आप ले लो भैया, बात बन जाएगी। मतलब दो में एचआरडी, दो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तीन में सरफेस ट्रांसपोर्ट, एक में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, और एक में डीजी से आपको शिपिंग लेना पड़ेगा। डीजी कह रहा हूँ, डीजी से आपको आरसी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया भैया विड्रॉल विद अप्रूवल ऑफ सीजी। अब आते हैं विड्रॉल जहां जहां आरबीआई की अप्रूवल लगती है। एक बात मैं आपको सिंपल बोल रहा हूँ, $2.5 लाख तक कहीं नहीं पूछना भैया। पहले बात करते हैं इंडिविजुअल की। आप प्राइवेट विजिट में बाहर जाइए घूमने के लिए, जाइए एक बार या उससे ऊपर जाइए, कोई दिक्कत नहीं, $2.5 लाख की लिमिट है। आप गिफ्ट डोनेशन देना चाहते हैं पीआरओआई को, $2.5 लाख की लिमिट है। आपका क्लोज रिलेटिव बाहर रहता है, आप पैसा देना चाहते हैं, $2.5 लाख की लिमिट है। आप जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं, पैसा तो खर्च हुआ, $2.5 लाख की लिमिट है। आप बिजनेस पर्पज के लिए बाहर जा रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कितनी बार भी जाओ पूरे फाइनेंशियल ईयर में, कितनी बार भी, $2.5 लाख की लिमिट है। आपका पेशेंट जा रहा है, आप अटेंडेंट बन के जा रहे हो, $2.5 लाख की लिमिट है। इन सारे 6 केसेस में $2.5 लाख की लिमिट है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप पढ़ने के लिए बाहर गए तो $2.5 लाख या जो आपका इंस्टीट्यूट है एजुकेशनल, उसने जो आपको एस्टिमेट दिया विच एवर इज हायर, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बोल रहा है $4 लाख तो फिर $4 लाख तक पूछने की जरूरत नहीं है आरबीआई से। मेडिकल ट्रीटमेंट में सेम केस है, $2.5 लाख या जो एस्टिमेट दिया होगा हॉस्पिटल ने, वहां पे विच एवर इज हायर, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना, अगर जो एस्टिमेट दिया हॉस्पिटल ने वो $2.5 लाख से ऊपर जा रहा है, तो आपको एस्टिमेट लेना पड़ेगा उसका, या तो डॉक्टर इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया आपको लेना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। और इमिग्रेशन में सेम है, इमिग्रेशन मीन आप बाहर शिफ्ट हो रहे हो, तो अगेन $2.5 लाख या जो एस्टिमेट दिया उस कंट्री ने, विच एवर इज हायर। तो तीन केस है, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडीज और इमिग्रेशन, इस पे विच एवर इज हायर चलता है, बाकी हर जगह $2.5 लाख है। ये तो है भैया इंडिविजुअल का। अब आते हैं बॉडी कॉर्पोरेट में। बॉडी कॉर्पोरेट में मान लो भैया, अगर एक कंपनी एजेंट को पैसा दे रही है अपने फ्लैट बिकवाने के लिए, इंडिया में जो उसके फ्लैट्स हैं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, अगर बिकवाने के लिए, तो एजेंट को कितना कमीशन दे सकती है? 5% ऑफ इनवल रेमिटेंस और $25,000 विच एवर इज हायर। ध्यान रखना, यहां तक आरबीआई से नहीं पूछना है, इससे ऊपर पूछना पड़ेगा। कंसल्टेंसी दे रहे हो आप, पीआरओआई कंसल्टेंसी चार्जेस किस चीज के लिए दे रहे हो? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $1 करोड़ तक पूछने की जरूरत नहीं है, किसी और कंसल्टेंसी के लिए $10 लाख तक पूछने की जरूरत नहीं है। अब आप डोनेशन दे रहे हो, चेयर क्रिएट करनी है, मान लो हार्वर्ड में, स्टैनफोर्ड में, रेपुटेड यूनिवर्सिटी में आपको चेयर क्रिएट करनी है, यूनिवर्सिटी के फंड में आपको कंट्रीब्यूट करना है, या किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपने कंट्रीब्यूट करना है जो आपका सेम एक्टिविटी करी कर रहा है। मान लो आप टायर बनाते हो, टायर का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके पैसा देना चाहते हो, दो सर कोई दिक्कत नहीं है। कितना दे पाएंगे बिना आरबीआई से पूछे? 1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग इन द इमीडिएटली प्रेसिडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। 3 फाइनेंशियल ईयर में जो जितना आएगा उसका 1%। और दूसरा है भैया $50 लाख, $50 लाख, ध्यान रखना। इन दोनों में से विच एवर इज हायर आपको पूछना पड़ेगा, बाकी आपको पूछने की जरूरत नहीं है। यहां तक आपको पूछने की जरूरत नहीं, इससे ऊपर के तो पूछना पड़ेगा। और चौथी बात, इनकॉर्पोरेशन प्री इनकॉर्पोरेशन खर्चे अगर रिइंबर्स कर रहे हैं आप, तो 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट और $1 1 लाख विच एवर इज हायर, इससे यहां तक पूछने की जरूरत नहीं, इससे ऊपर पूछना पड़ेगा। तो ये तो हो गया भैया करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, ठीक है, बात डन हो गई। तो से बात कर लेते हैं जल्दी से। पहले तो एग्जेम्पशन है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन बताए कहाँ का एग्जेम्प्टेड है? एग्जेम्पशन है भैया फ्रीली अंडरटेक कर सकते हैं। पहली बात, आरएफसी अकाउंट से कोई भी रेमिटेंसेस करिए, एग्जेम्प्टेड है।
ईएफसी अकाउंट से कोई भी कोई भी ट्रांजैक्शन करिए एग्जेम्प्टेड। आरएफसी का फुल फॉर्म है रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। ईएफसी का फुल फॉर्म है भैया एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, वहां पे एग्जेम्प्टेड है। बस एक बात ध्यान रखना, ईएफसी के भैया दो केस में आपको पूछना पड़ेगा। अगर रेमिटेंस आप दे रहे हो मेंबरशिप ऑफ पी एंड आई क्लब तो पूछना पड़ेगा। अगर कमीशन दे रहे हो वही 25,000 यूएसडी या आपका 5%, विच एवर इज हायर, उससे अगर आप पूछ रहे हो, उससे ऊपर अगर आप दे रहे हो आपके रियल एस्टेट के लिए तो आपको पूछना पड़ेगा। बाकी आपको ईएफसी अकाउंट से पूछने की जरूरत नहीं है। तीसरा, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करिए, पूछने की जरूरत नहीं है। चौथा, एलआरएस। एलआरएस जो है वो इंडिविजुअल्स के लिए अवेलेबल है, बॉडी कॉर्पोरेट फर्म के लिए अवेलेबल नहीं होती है। मान लो परिवार में 4 व्यक्ति हैं तो एलआरएस का पर मेंबर 2.5 लाख यूएसडी मिलता है। 2.5 लाख यूएसडी कितना भी खर्चा करो कोई दिक्कत नहीं, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 4 मेंबर है तो चारों का मिला के वो 10 लाख यूएसडी। 10 लाख यूएसडी कोई भी एक मेंबर यूज कर सकता है, ध्यान रखना, कोई भी एक मेंबर, इंक्लूडिंग माइनर को भी 2.5 लाख यूएसडी मिलेंगे। बस माइनर में साइन काउंटर साइन करेगा गार्जियन, अदरवाइज 2.5 लाख का मल्टीप्लाई 4 करो, 10 लाख कोई भी यूज कर सकता है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर आप बाहर कंपनी बनाते हैं या बाहर बैंक अकाउंट खोलते हैं या बाहर आप कोई फॉर्म बनाते हैं तो उस केस में फिर सारे मेंबर का उस फॉर्म में पार्टनर बनना जरूरी है, उस फॉर्म में आपका उस अकाउंट में जॉइंट होल्डर बनना जरूरी है, उस कंपनी में डायरेक्टर बनना जरूरी है अगर आपका क्लबिंग चाहते हो तो। अगर आप मेंबर वहां डायरेक्टर या फिर पार्टनर नहीं हो, जॉइंट अकाउंट होल्डर नहीं हो तो क्लबिंग नहीं होगी, ध्यान रखिए। ये भैया करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन एग्जाम्पशन। अब चलते हैं कैपिटल अकाउंट में। देखो भैया, कैपिटल अकाउंट की अगर बात करें, कैपिटल अकाउंट का सिंपल मतलब है अगर ऑल्टरेशन होता है पीआरआई की एसेट लायबिलिटी इंडिया से बाहर या पीआरओआई की एसेट लायबिलिटी इन इंडिया, तो आप मानेंगे वो ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट को हम सिंपल बोलते हैं भैया, ध्यान रखो, परमिसिबल पीआरआई के लिए क्या है, परमिसिबल पीआरओ के लिए क्या है, दोनों के लिए प्रोहिबिटेड क्या है। तो पहले बात करते हैं पीआरआई कौन से ट्रांजैक्शन कर सकता है परमिसिबल। भैया पीआरआई फॉरेन सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, फॉरेन करेंसी लोन इंडिया में ले सकता है, इंडिया से बाहर ले सकता है। तीसरी बात, प्रॉपर्टी बेच सकता है आउटसाइड इंडिया, पीआरआई कोई दिक्कत नहीं है। पीआरआई, चौथी बात, पीआरओ के लिए गारंटी दे सकता है। पांचवी बात, फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होल्ड कर सकता है। 6 पॉइंट, फॉरेन करेंसी अकाउंट इंडिया में भी खोल सकता है, इंडिया से बाहर भी खोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो फॉरेन करेंसी लोन भी ले लेगा, फॉरेन करेंसी अकाउंट भी खोल लेगा। सातवीं बात है भैया 7 पॉइंट, कोई भी कैपिटल एसेट अगर इंडिया में है उसका रेमिटेंस बाहर करना है तो वो भी अलाउड है। 8 पॉइंट, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। 9 पॉइंट, इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले सकता है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो इंडिया से बाहर लोकेटेड है। 9 आपका 10 पॉइंट, पीआरआई, पीआरओ के लिए गारंटी तो दे ही सकता है, पीआरओ के लिए लोन भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 10 चीजें अलाउड है पीआरआई के लिए। अब आते हैं पीआरओआई। पीआरओआई में क्या अलाउड है भैया, पीआरओआई इंडिया में की बॉडी कॉर्पोरेट की सिक्योरिटीज भी खरीद सकता है, इवन पीआरओआई इंडिया की फॉर्म में पैसा लगा सकता है, प्रोप्राइटरशिप में पैसा लगा सकता है। पीआरओआई इंडिया में प्रॉपर्टी बेच खरीद सकता है, पीआरओआई भी पीआरआई के लिए गारंटी दे सकता है। इवन पीआरओआई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होल्ड कर सकता है करेंसी इंडिया में। पीआरओआई भी फॉरेन करेंसी अकाउंट इंडिया में होल्ड कर सकता है। पीआरओआई भी रेमिटेंस ले सकता है कैपिटल एसेट का इंडिया से बाहर। पीआरओआई भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। पीआरओआई भी आपका डिपॉजिट ले सकता है पीआरआई से। तो ये सब कुछ अलाउड है सर, कहीं ना कहीं सब कुछ अलाउड है। आप देखो कॉमन पॉइंट्स बहुत सारे पीआरआई पीआरओआई में। अब आते हैं भैया प्रोहिबिटेड में। पीआरओआई ना 6 काम नहीं कर सकता, मैं आपको बताऊं सिंपल। पीआरओआई किसी भी ऐसी कंपनी में पैसा नहीं लगा सकता। पीआरओआई एक कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं, जो निधि कंपनी है। दूसरा चिट फंड में डील करती है। तीसरा रियल एस्टेट में। चौथा एग्रीकल्चर। पांचवा फार्म हाउस। और 6 टीडीआर। रियल एस्टेट में ध्यान रखना 3 चीजें नहीं आएंगी, ना टाउनशिप, ना कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रीमाइस, ना ही रोड ब्रिज। ये 3 चीजें रियल एस्टेट में नहीं आएंगी। बाकी 6 कंपनी में पैसा नहीं लगा सकता, कौन, पीआरओआई। अब बात करते हैं पीआरआई की। पीआरआई देखो 2.5 लाख यूएसडी निकालेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ध्यान रखना पीआरआई जो है नॉर्थ कोरिया के सिटीजन के साथ, वहां के रेसिडेंट के साथ, वहां की एंटिटी जो वहां नॉर्थ कोरिया में बनी है उसके साथ डील नहीं कर सकता। ये रेगुलेशन आया 2017 में, उससे पहले अगर डील कर रहे थे 180 डेज के अंदर सारी डीलिंग खत्म करनी पड़ेगी आपको। तो भैया ये हो गया आपका सारा का सारा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। बस इसमें एक बात ध्यान रखना, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन विद नो रिस्ट्रिक्शंस, जहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहली बात, अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं फॉरेन एक्सचेंज फॉर अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन या डेप्रिसिएशन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल फ्री करिए। दूसरी बात, अगर पीआरओआई इंडिया से बाहर था, अब पीआरआई बन रहा है, तो मान लो सिंगापुर में व्यक्ति जब इंडिया आ रहा है, सिंगापुर की सारी एसेट वो इंडिया में होल्ड कर सकता है, वो इंडिया में बैठे बैठे उसे बेच भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उल्टा, पीआरआई इंडिया वाला व्यक्ति बाहर चला गया, तो अगर बाहर चला गया तो इंडिया की सारी एसेट होल्ड कर सकता है, बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और, अगर पीआरआई को बाहर के पीआरओआई से विरासत में संपत्ति मिलती है, इंडिया में बैठे आदमी को यूएस के व्यक्ति से विरासत में इनहेरिटेंस में संपत्ति मिलती है, ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उल्टा, पीआरओआई को इंडिया वाले किसी पर्सन से इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिलती है, ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी अलाउड है। तो भैया ये हो गया आपका सारा का सारा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, ये हो गया करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। अब बच्चे कुछ डेफिनेशन में ज्यादा कुछ है नहीं, देखो पीआरआई पर ने मेन पढ़ लिया, बाकी है फॉरेन एक्सचेंज। भैया फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी जो इंडियन करेंसी नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज में डिपॉजिट, क्रेडिट बैलेंसेस सब आएंगे जो पेबल है फॉरेन करेंसी में। ड्राफ्ट ट्रेवलर चेक भी आएंगे जो बने तो इंडियन करेंसी में बट पेबल फॉरेन करेंसी में। ड्राफ्ट ट्रेवलर चेक जो बने तो आउटसाइड इंडिया है लेकिन बने इंडियन करेंसी में, ये सारे फॉरेन एक्सचेंज है। फॉरेन सिक्योरिटी में क्या आएगा, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, ये एक्सप्रेस तो फॉरेन करेंसी में हो रहे हैं,
भले रिडेम्पशन इनका इंडियन में हो करेंसी में या रिटर्न इंडियन करेंसी में हो, ये सारे के सारे फॉरेन सिक्योरिटी कहलाएंगे, लेकिन ध्यान रखना ये एक्सप्रेस जरूर फॉरेन फॉरेन करेंसी में होंगे। अच्छा, अगर पर्सन की बात करें फेमा में, तो पर्सन में एचयूएफ भी आएगा, कंपनी भी आएगी, फर्म भी आएगा, एओपी बीओआई, चाहे इनकॉर्पोरेट हुए और नहीं, कोई भी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन वो भी आएगा, और इवन कोई एजेंसी ऑफिस ब्रांच ओन कंट्रोल बाय सच पर्सन वो भी आएगा। अब पर्सन से एक बात समझ में आती है, अपन ने पीआरआई जो पढ़ा था, पीआरआई में इंडिविजुअल पढ़ लिया, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं पढ़ा। बॉडी कॉर्पोरेट याद है भाई, बॉडी कॉर्पोरेट सिंपल फंड है, बॉडी कॉर्पोरेट को पीआरओआई कब मानते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट तब मानते हैं भाई, ध्यान रखना, अगर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट इंडिया से बाहर बनेगा तो पीआरओआई है, अगर इंडिया में बनता है तो पीआरआई है। इंडिया में बनेगा पीआरआई है, और पीआरआई के द्वारा कंट्रोल्ड ओन्ड कोई भी ब्रांच इंडिया में वो भी पीआरआई है, और पीआरआई के द्वारा ओन्ड कंट्रोल्ड कोई भी ब्रांच इंडिया से बाहर वो भी पीआरआई है। तो चाहे ब्रांच इंडिया में हो इंडिया से बाहर हो, पीआरआई है, और इंडिया में जो बनी है वो तो पीआरआई है ही, और जो इंडिया में लोकेटेड है वो तो पीआरआई है ही। ठीक है ना, ये भी हो गई आपकी पीआरओआई इंडिविजुअल। पीआरआई इंडिविजुअल इंपोर्ट का मतलब क्या है, गुड्स को लाना, सर्विस को लाना इन इंडिया। एक्सपोर्ट का मतलब है भैया गुड्स को लेकर जाना टू एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, और सर्विस को लेकर जाना टू एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया। और लास्ट है ऑथराइज पर्सन। ऑथराइज पर्सन में कौन आएगा, ऑथराइज डीलर आएगा, मनी चेंजर आएगा, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट आएगी, और कोई भी व्यक्ति जिसको ऑथराइज किया गया सेक्शन 10 के अंदर डील इन फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है ना, वो सारे व्यक्ति ऑथराइज पर्सन कहलाएंगे। ये सारा का सारा खत्म हो चुका है, ऑल डन विद द रैपिड रिवीजन, ऑडियो रिवीजन फेमा के अंदर। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।